कहानी का शीर्षक है बड़े भाई साहब। बिल्कुल मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। रविवार के दिन भी इस गली में सन्नाटा पसरा रहता। गर्मी की भरी दोपहर में निकलता भी कौन। नमस्ते प्रज्ञा दी। जब सूरज यूं तपता कि सावन में अकेला मन, अभी भी सन्नाटा ही था। इतना कि कुत्ते भी गली के बीचों बीच से अंदर जाने के रास्ते पर बनी पोल के नीचे की मिट्टी पर, ठंडी मिट्टी पर चुपचाप लेटे थे। इन कुत्तों के पास ही कुछ खटिया भी लगी थी जिन पर कुछ बुजुर्ग आंखें मूंदे करवट ले रहे थे। ये सहजीवन भी अजीब है। जब दो जातियां इस सूरज की उगलती आग पर निढाल हो जाती हैं, तो एक दूसरे को ठेलने की जगह एक साथ बैठे नजर आती हैं। पोल की ठंडी रेत और इसके गुंबद की आड़ में सोने के लिए न तो कुत्तों को फुर्सत थी कि उन बुजुर्गों पर भोंकते, और न ही उन बुजुर्गों को कोई मतलब कि उन्हें वहां से दुत्कारते। दोनों ही एक दूसरे को बिना परेशान किए कुदरत का कहना मान रहे थे, जैसे दोनों के पास और कोई विकल्प न हो। यह भी अच्छा ही है कि कोई विकल्प न था, वरना तो दोनों एक जमीन के टुकड़े पर एक साथ न होते। उन दिनों इस मोहल्ले के घरों में दिन में 8-10 घंटे बिजली न रहना आम सी बात थी, और लोग टेबल पंखे के आसपास अपने लिए जगह खोज रहे होते। उनका आराम करने का मन बनाना बिजली घर वालों को इतना नागवार गुजरता कि ठीक उसी समय अघोषित बिजली की कटौती शुरू हो जाती। जैसे घर की बहू रसोई जैसे घर की बहू रसोई से अपना काम पूरा कर निपटे तो बिजली की कटौती कर दी जाए। तो साहब पूरी गली में सन्नाटा पसरा था। किसी पंखे की आवाज तक नहीं आ रही थी, और न ही किसी मिनख के बोलने की, यानी इंसान मिनख, मारवाड़ी में मिनख के बोलने की। बोलते भी क्या, गर्मी से बचने का जतन करें कि बाद में अपनी ऊर्जा गंवाएं। जब गली सुनसान थी, उसी समय वो दोनों मोड़ से गली के अंदर दाखिल हुए। अपने एक आंख से वो साथ चल रही बीवी को तिरछी नजर से देख रहा था। चेहरे से पसीना टपक रहा था कि ललाट पर लगा लाल तिलक भी धुलने लगा। पसीना टपके भी क्यों न, 4 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया था। साथ लगभग भागते हुए चल रही बीवी जो थी, लंबा पेट तक का घूंघट निकाल अपने सीधे पल्लू की साड़ी के आगे की सलवटें कभी पकड़कर उठाती, कभी गिराती। गली के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते पेंटर चचा ने आंखें फाड़ ली। एक पत्थर की आंख और एक ठीक ठाक आंख। जो ठीक थी वो भी अभी लाल करने की फिराक में थे, ताकि उनका गुस्सा साफ दिखाई दे सके। बीवी भी कहां पीछे रहने वाली थी। कुछ कुछ सुबकना शुरू कर दिया था अपने घूंघट में। तो पेंटर चचा, दरअसल इस मोहल्ले के लोग उन्हें पेंटर चचा ही कहते। अक्सर वो किसी न किसी घर में रंग रोगन करने पहुंच जाते, तो वो जगत के पेंटर चचा हो गए थे। तो पेंटर चचा अपनी एक आंख लाल करते और उनकी बीवी यानी चाची अपने घूंघट को ठीक करते सुबकते हुए घर की फाटक के पास पहुंच गई। फाटक का एक पल्ला हमेशा बंद ही रहता, और जो खुलता उससे चिपक कर खड़ी चाची को पेंटर चचा ने कोहनी से दूर करने की कोशिश की और आगे होकर खुद अंदर चले गए। कसमसाती हुई चाची उनके पीछे चल दी। फाटक खुलने की आवाज से ही चौक में पलंग पर बैठ पंखा झल रही भाभी ने जाली के दरवाजे से बाहर झांका। जौहर की नमाज पढ़ पलंग पर आ बैठे बड़े भाई साहब ने जवाब के इंतजार में उनकी ओर देखा। पेंटर भाई साहब हैं। हाँ, बहू भी साथ है। ये कहते भाभी पलंग से उठ गई और जाकर जाली का दरवाजा खोल दिया। पेंटर चचा ने हमेशा की तरह दूर से ही नमस्ते किया, और चाची नीचे बैठ पंजे से लेकर घुटने तक के पैर दबाने लगी। उनका सुबकना भी धीरे धीरे चल रहा था। उन्हें पता था कि धीरे धीरे सुबकने पर भी भाभी सुन लेती और कारण जरूर पूछती। अरे उठो, कितनी बार कहा है ये पेट दबाना छोड़ दो, लंबा घूंघट छोड़ दो, पर तुम तो इतने सालों में जरा भी नहीं बदली। रेबा द्यो भाभी, बड़ा की इज्जत करबा भूल जाएली। पेंटर चचा का तंज सुन चाची झल्ला गई और मुंह फेर लिया। भाभी हमेशा की तरह बिना कुछ बोले चौक की ओर चल दी, और पीछे पीछे दोनों। बड़ा भाई साहब न ढोक, पेंटर चचा ने पलंग पर बैठे
बड़े भाई साहब के पैर पर हाथ लगाया। बैठ, बड़े दिन बाद आया है, बहू भी आपको ढोक दे रही है, भाभी ने कहा तो बड़े भाई साहब ने बिना देखे हाथ से आशीर्वाद का इशारा कर दिया। दोनों कमरे में जा बैठी। हमेशा की तरह भाभी पलंग पर थी तो चाची उनके कदमों में बैठी थी। भाभी का ध्यान खींचने के लिए वो लगातार सुबके जा रही थी। भाभी समझ चुकी थी कि आज फिर से कोई जूतम पैजार का किस्सा है। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बस चाची के कंधे पर थपकी दी। पलंग के साथ वाले कमरे की खिड़की चौक में लगे बड़े भाई साहब के पलंग पर खुलती। वहीं एक और भाभी थी तो दूसरी ओर बड़े भाई साहब। हाँ भाई, अब फूटी आंख ही तरेरता रहेगा या कुछ कहेगा भी? देख कैसे में गुस्से में नथुने फुला रहा है बैठा बैठा। पेंटर चचा ने एक गाली निकाली और कहा, ई न समझा लो भाई साहब, ली तो कि बुरा हो जावे लो तो मैंने दोस्त मत दीजो। ये सुनते ही झुककर बैठे बड़े भाई साहब कुछ सीधे हुए और आंखें फाड़ ली। अरे ओ पेंटर, तेरी गालियां और तेज मेरी फाटक से बाहर छोड़कर आया कर। पेंटर चचा को डोज मिल गया। आधा अधूरा लगा टीका भी पसीना पहुंचने में उतर चुका था और आंखों का गुस्सा जाता रहा। अकड़ कर बैठे पेंटर चचा पर बड़े भाई साहब के शब्दों ने असर किया कि वो झुक कर बैठ गए। और की करूं भाई साहब, बताओ। पतो है कि मैं सुबह 5 बजे पूजा कर चाय पीऊं तो आज 6 बजे लावे। खाणों को टेम होवे जद यो चूल्हो सिलगावण बैठे, साग बनावे जिको लूण घणो कर देवे और मैं कुछ कहूं तो आपरी रीस टाबरा पर निकाले। मैं तो परेशान हो गयो इससे। भीतर से सुबकने की आवाज तेज हो गई। बड़े भाई साहब ने खिड़की पर तिरछी नजर डाली और पेंटर चचा की ओर रुख किया। तो क्या करेगा? मशीन समझ रखा है उसे। वो चाहे तब काम करे, ना मन करे तो ना भी करे। और चूल्हा कब तक सुलगवाएगा? गैस लाकर दे इसे। हाँ, गैस दिला दियो इन्हें, जना सगला न सुलगा देवेगी। पेंटर चचा ने मुंह बिगाड़ा। बीच में ही भाभी ने खिड़की में से बड़े भाई साहब को इशारा किया। बहू कह रही है कि इन्हें आज मारा भी है। ये सुनते ही चाची की सुबकियां रोने में बदल गई। कभी पैर आगे करती तो कभी बाजू आगे करती, भाभी को अपने जख्म दिखा रही थी जैसे, जबकि पैर और बाजू दोनों ही कपड़ों से ढके पड़े थे। जख्म कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी वो दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बड़े भाई साहब ने गुस्से में पेंटर चचा को देखा। उन्होंने अपनी एक सही आंख उनसे बचाने की कोशिश की और दूसरी ओर ताकने लगे। कहीं करूं भाई साहब, ओई मजबूर करे है, जबान न चलावे तो क्यों मारूं मैं? देख भाई, मैं पहले ही कह चुका हूं कि औरत पर हाथ उठाए तो मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी सोच रहा है कि मैं तेरा पक्ष लूंगा तो तू गलत है। थे कद लियो मारो पक्ष, रोजी नहीं थे इक्की ही सुनो। जियाने सारो कसूर तो मारो ही रह गयो, मैं ही पागल हूं जिको हाथ उठाऊं। इस बार नौटंकी की बारी पेंटर चचा ने लपक ली और बड़े भाई साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ सोचते इससे पहले ही अंदर सुबकते हुए धीरे धीरे चाची भाभी से अपना दुखड़ा कहने लगी। चाची इतनी कम आवाज में बोलती कि भाभी कान में सुनकर बड़े भाई साहब से कह दे। वो बड़े भाई साहब के सामने न बोलती। उनके यहाँ पर जेठ से आवाज का भी पर्दा था, यानी आवाज भी जेठ के पास पहुंचनी नहीं चाहिए। भाभी बोली, बहू कह रही है कि ये वक्त पर सब बना देती है, पर भाई साहब बात बात पर गलती निकालते हैं और पीहर भेजने की धमकी देते हैं। क्यों, तेरे घर में बहू के रहने की जगह नहीं है? इतना बड़ा घर किस काम का? इसीलिए ब्याह कर लाया है कि बात बात में पीहर भेजने की धमकी दे? आखिर क्या सोच रखा है तूने? तुझ जैसे काणे को कौन दे रहा बेटी? एहसान मान बहू का कि तुझे इतने नाज नखरों से रख रही है। ऐसे तो नहीं कटने वाली, और ऐसे तो तेरी मेरी भी नहीं कटने वाली। बड़े भाई साहब ने पेंटर चचा के आगे हथेली लहराते हुए कहा। बस मन ने गालियां काट लियो थे, एक की छाती भी ठंडी पड़ जासी।
मैं तो यूं आऊं हूं कि थे समझाओ इनने मारा जीना हराम कर रखियो है। और कमरे से फिर सुबकियां विलाप में बदल गई। चाची के रोने वाले टेप रिकॉर्ड को मालूम है, माफी चाहूंगी। और कमरे से फिर सुबकियां विलाप में बदल गई। चाची के रोने वाले टेप रिकॉर्ड को मालूम है कि कब बेस बढ़ाना है और कब घटाना है। यह रोना जेठ की हमदर्दी में बदलकर उनके पास वापस लौट आता। चल अब गुस्सा छोड़ बहू, तू भी रोना बंद कर। यूं लड़ते रहोगे तो बच्चों को क्या अच्छा माहौल दोगे तुम। ये छोटी छोटी बातें छोड़ो और हंसते खेलते रहो। बड़े भाई साहब ने अपना आखिरी हथियार डाला। नहीं तो पेंटर चचा उन्हें उल्हाना ही देते रहते कि वे बहू का साथ देते हैं। भाई साहब, मैं तो यही चाहूं कि सुख शांति बनी रहे, पढ़ो तो ताव ही दिलावे है। ये क्यों दिलाएगी ताव? तेरा ही दिमाग खराब है, पल पल में गुस्सा फूटता है। देख, उस दिन भी तू तौकीर पर कैसा पिल पड़ा था। तो कहीं कर दो, हमारे बड़े भाई साहब ने कोई की केव है और मैं बर्दाश्त कर लूं। नहीं, मैं तो कौन करूं। बड़े भाई साहब हंस दिए। हाथ की थपकी पेंटर चचा की जांघ पर मारी। फैसला कुल मिलाकर चाची के पक्ष में हुआ था, सो वो घूंघट में हाथ डाले अपनी आंखों को पोंछने का आखिरी वाला उपक्रम करने लगी। वैसे उन्हें पहले से ही पता था कि बड़े भाई साहब पेंटर चचा को ही डांटने वाले हैं। औरतों के लिए वे हमेशा से ही बराबरी का दर्जा देने की वकालत करते। वकील जो ठहरे। बड़े भाई साहब को सभी बड़े भाई साहब ही कहा करते। अपने परिवार में वे सबसे बड़े बेटे थे। मोहल्ला आधा तो काजियों का था और आधा तिवारियों की गली के नाम से जाना जाता। पर पूरा ही मोहल्ला काजियों से लेकर तिवारियों तक के घरों के लोगों के लिए वे बड़े भाई साहब ही थे। सभी अपने मसले को लेकर यहीं पर आते। कभी बरामदे में बैठ जाते तो नमस्ते करने वालों से लेकर सलाम करने वालों तक की लाइन लग जाती। वो सिर पर टोपी लगाए तस्बीह फिराते इशारों में ही जवाब दे दिया करते। पेंटर चचा से भाई साहब का बचपन का याराना था। दोनों 5वीं तक पीलती स्कूल में पढ़ा करते। पीलती स्कूल उनके बचपन में कस्बे का एक ही स्कूल था, जो कस्बे की आबादी से कुछ दूर था। स्कूल का नाम क्या था ये तो किसी ने नहीं देखा, पर उसकी दीवारें पीली मिट्टी के घोल से पोती जाती थी, सो वो इस कस्बे वालों के लिए पीलती स्कूल था। कोई 15-20 बच्चों में मुसलमानों के घर से एक ही बच्चा आया करता और वो थे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पढ़ने में अव्वल और शरीर लंबा चौड़ा हुआ करता। कक्षा में सबसे लंबे और रौबदार दिखाई पड़ते। पेंटर चचा ने तो 5वीं पढ़ाई से इतिश्री कर ली और अपने पुश्तैनी काम दरवाजों दीवारों पर रंग करने में लग गए। बड़े भाई साहब का रौब पेंटर चचा पर ऐसा रहा कि वो हर काम के लिए उनसे पूछा करते। वैसे भी बड़े भाई साहब ज्यादा पढ़ लिए तो वो ज्यादा समझदार है, यही बात उनके मन में रम गई। घर में रसोई बनवानी हो, घर की मरम्मत करानी हो, माँ बापू को इलाज के लिए कौन से शहर ले जाना है, इससे लेकर बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है और बच्चों की सालगिरह पर कितना खर्च करना है, सवामणि में चूरमे में क्या क्या डलेगा, तक की राय बड़े भाई साहब के घर के चौक में बैठकर ही ली जाती थी। पेंटर चचा के चाचाओं के साथ का जमीन के बंटवारे का विवाद भी बड़े भाई साहब ने ही सुलझाया था। इस पर जब बड़े भाई साहब ने उनसे कोई फीस ना ली तो वो अपने प्लॉट को अपने भतीजे यानी बड़े भाई साहब के बेटे को देने पर अड़ गए। जिसे वो प्यार से बंटिया कहते। नहीं भाई साहब, थाने मारी सोगन, वो जमीन तो बंटिया का नाम ही करसू। यह नहीं हो सकेगा पेंटर, अपने घर के काम करने की भी फीस लूंगा, या तू एहसान मानकर मुझे शर्मिंदा करना चाह रहा है। पेंटर चचा ने हाथ जोड़ लिए और यूं पेंटर चचा जमीन के कागज वापस ले गए कि कहीं बड़े भाई साहब नाराज न हो जाए। उनका ईद मिलन और दिवाली का स्नेह मिलन भी बड़े भाई साहब के इसी चौक में निपट जाया करता। सबसे बड़ी बात कि पेंटर चचा और चाची की लड़ाई भी इसी चौक में आकर खत्म हुआ करती। जब तक बड़े भाई साहब से लानते मलानते न खा लेते पेंटर चचा के दिमाग को सुकून न मिलता। अब लोग इसे गंगा जमनी तहजीब कह लेते, पर यह मारवाड़ी उर्दू हिंदी तहजीब थी। एक ओर से पूरी मारवाड़ी
तो दूसरी ओर से उर्दू हिंदी के शब्दों के साथ मारवाड़ी टोन हुआ करता। मारवाड़ की हवा पानी की तासीर ही ऐसी है कि उर्दू हिंदी क्या अंग्रेजी बोल लो पर वो मारवाड़ी टोन न जाया करता। यहाँ की बोलियां ऐसी है जैसे एक ही राग पर कई सारे गीत गाए जा रहे हों। तो बड़े भाई साहब से लानते मलानते खाकर पेंटर चचा के दिमाग को सुकून मिल जाता, तो बड़े भाई साहब के साथ चौक से बाहर फाटक से पहले बने बगीचे में चक्कर लगा लेते। देख लो भाई साहब, मैं क्यों नहीं, ये जगह चाहे ना गुलाब ही उपज सी। पेंटर चचा ने कुछ अकड़ते हुए गुलाब पर हाथ फिराया और अपनी एक आंख की भौहें चढ़ाकर बड़े भाई साहब की ओर देखा। अरे भाई पेंटर, फिर माफी चाहूंगी। अरे भाई पेंटर, तेरी पारखी नजर का मुरीद हूं मैं, एक से एक दरख्त लगाकर चमका दिया इस छोटे से बगीचे को। बड़े भाई साहब ने उसके कंधे पर हाथ मारा। घमंड में पेंटर चचा ने सीने पर हाथ बांध लिए और मुस्कुराने लगे। अब के नयो रातरानी लगा दूं, देख जो किया महकसी पूरो घर का ही पूरो महलो ही महकसी। रातरानी देख, वो फैल रही है तेरी लगाई हुई, रात भर महकती है। अपनी यादाश्त कम जान पेंटर चचा थोड़े सक पकाए, सीने पर बंधे हाथ नीचे हो गए। मतलब अब की नई आई है रातरानी, बी की खुशबू घनी तेज है। उन्होंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। बगीचा बड़े भाई साहब के घर में जरूर था, पर देखभाल सारी पेंटर चचा ही किया करते। नए पौधे लगाने, पुराने पौधे हटाने, धूप काटने, धूप के किनारे मेड़ बनाने का काम वो इस सप्ताह में एक बार आकर कर देते। महीने में एक बार घर के आंगन में बकरियों की मींगनियों से सुखाई गई खाद भी पीसकर पौधों में डाल देते। बगीचा हरा होता रहा, महकता रहा, दोस्ती फलती रही। बच्चे बड़े हुए, पेंटर चचा और चाची का झगड़ा खत्म तो नहीं हुआ पर कम जरूर हो गया। पर बड़े बेटे की शादी होते ही फिर नया कलेश घर में था। अब बहू की लड़ाई भी काजियों के मोहल्ले के इस चौक में आ जाया करती। भाभी आज तो गजब ही कर दियो तारो, बहू की बात में आ हिस्सों मांग लियो। कालसू बाप को कालजू खा रियो था को देवर की सोए थे जानो हो वो वह गुस्सेल स्वभाव को वह भी ठान लियो को तारो ने घर का बारे कार्ड एकदम लेसी। मैं काई करूं, दोनों बातों में मारो ही घर बिगड़ सी। चौक में पलंग पर बैठी भाभी के कदमों में घूंघट कर बैठी चाची आज अकेली आई थी। भाभी से कही तो खिड़की से उस ओर कमरे में बैठे बड़े भाई साहब ने भी कान लगा के सुना। भाभी के कुछ कहने से पहले ही पेंटर चचा के घर फोन लगा दियो। तारो अभी का अभी घर आओ। जी ताऊ जी, बस इतना भर जवाब आया। कुछ ही देर में हाथ जोड़े तारो बड़े भाई साहब के कदमों में बैठा था। क्या है ये सब, माँ बाप इसलिए पालते हैं कि तुम उनसे हिस्सा मांगो। क्या हिस्सा है तेरा? ताऊ जी मैं काई करूं, माँ और आपनी बीनड़ी रोजीना की लड़े, मैं काम करवा न जाऊं कहाँ की लड़ाया सुलटा तो रही, मैं परेशान हो गयो। तो ये बात है बहू, ये तो ठीक नहीं है। छोटी बहू तो अभी नई है, उम्र में भी छोटी है, लड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बड़प्पन रखना होगा। सालों में पहली बार बहू को बड़े भाई साहब से कुछ सुनने को मिला। हमेशा उनका पक्ष लेने वाले बड़े भाई साहब आज उसे समझा रहे थे। वो घूंघट में ही शर्मिंदा हो गई। भाभी, भाई साहब ने कह दो जिया कैसी वाई करसू, आगा सु शिकायत को आवे। चौक की ये बैठकी कभी खत्म न होती। अब इस बैठकी में बड़े हो चुके बच्चे भी शामिल होते। अब पेंटर चचा बंटिया से अपने पक्ष में हामी भराने लगे थे और बंटिया पेंटर चचा का पक्ष लेता। बैठकी में पेंटर चचा का सुकून बड़े भाई साहब से लानते मलानते खाने की बजाय बंटिया के पक्ष लेने में होता। तो अक्टूबर में फिर से इसी चौक में बैठकी लगी। इस बार लड़ाई नहीं, अपने 4 बेटों में से सबसे छोटे बेटे की शादी पर राय लेने के लिए आ पहुंचे थे चाचा और चाची। भाई साहब बेकेवे है कि नवंबर का सावा में शादी कर लो। अब क्या करूं, नवंबर में तो मुहर्रम है।
हाँ तो मोहर्रम कौन सा रास्ता रोक रहा है, एक बार तू इस बार तू शामिल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तू तो भगवान का नाम लेकर हाँ कर दे। बहू कह रही है कि इसके बाद सावे अगले साल मार्च में आएंगे, तब तक लड़की वाले नहीं रुक सकते, तब उनको बेटे की शादी करनी है। भाभी ने हमेशा की तरह खिड़की से बहू की बात रखी। हाँ तो कोई परेशानी नहीं है, 6 नवंबर का कह रहे हैं ना, कर लेंगे शादी, बोल देना समधी को। अब थे ही देख लो, मने तो जच्चे कोनी, मोहरम का ढोल में आपने घरे डीजे बजे जना चोखा कौन लागे। फालतू बातों से काम नहीं चलेगा पेंटर, अच्छे काम जब हो तब ही कर लेना चाहिए। मोहर्रम तो वैसे भी 4 तारीख को ही हो जाएगा, अपनी शादी तो 6 को है ना, कर ले। और यूं शादी की तारीख भी तय हो गई। चांद की एक तारीख चांद की 1 तारीख से मोहर्रम के मातमी ढोलों की आवाज चारों ओर सुनाई देने लगी। बड़े भाई साहब के पैर में अब दिक्कत होने लगी थी, सो छड़ी लिए चारों मोहल्लों के एक चौक में बज रहे ढोलों को देखने के लिए चल पड़े। ढोल तो क्या देखने थे, वहां हताई पर उनके हम उम्र मिल जाया करते। ढोलों की तेज आवाज के बीच भी चिल्ला चिल्ला कर बातें कर लिया करते। ठीक इसके दूसरे दिन गणेश मंदिर जाकर दोनों परिवार शादी का कार्ड चढ़ाकर गणेश जी को न्योता भी दे आए। इधर पेंटर चचा शादी में व्यस्त हो चले तो बड़े भाई साहब और भाभी मोहर्रम में। चांद की 9 तारीख को शाम को कस्बे भर के ताजियों का मुकाम तक पहुंचने का जुलूस निकला। ढोल की आवाज पर पेंटर चचा बार बार उठ खड़े होते, ताजियों को कंधा देने की चाह में, पर बाई यानी उनकी मां पकड़कर बिठा लेती। सगड़ा कटेम कठे जासी मोहर्रम में, और वो बेमन से बैठ गए। बचपन से अब तक हर साल ताजियों को कंधा देते आए और आज घर में बैठना उन्हें नागवार गुजर रहा था। अभी कुछ ही देर में बेटे के तेलबान की रस्म थी। उनका मन ऐसा खराब हुआ कि तेलबान होता रहा, वो तो अपने कमरे में चादर ओढ़कर सो गए। इधर भाई साहब ताजियों पर चढ़ने वाले सहरों के जुलूस में छड़ी के सहारे चारों मोहल्लों के चौक में पहुंच गए। आधी रात तक ताजिए के सामने दुआएं मांगते रहे कि हरेंद्र की शादी ठीक से निपट जाए, बिना पेंटर के उठाए किसी झगड़े के। वो जानते थे कि पेंटर घर का कोई भी काम लड़े बिना पूरा नहीं करता था, पर पेंटर चचा तेलबान तक तो किसी से भी नहीं लड़े थे। कमरे की चारपाई पर गहरी नींद सोए रहे। सुबह तारों ने झंझोड़ कर उठाया तो चौंक गए। कहीं हुयो तारो, पापा जी ताऊजी चालता रहा। वो चौंक कर उठे। हैं कहीं के वे, होश में कोने के? उन्होंने तारों को झिझोड़ा। हाँ पापा जी, ताऊजी ने दिल को दौरो पड़ गया। ये कहते तारू फूट फूट कर रोने लगा। पेंटर चचा वहीं चारपाई पर ढह गए। कई देर तक तो जुबान ही नहीं खुले। घूंघट काढ़े रोती चाची भी उनके कदमों में बैठ गई। ई तो नी हो सके है, ई तो नी हो सके है। बड़े भाई साहब इया क्या चालता रह सके, घर में तो काम पड़ियो है। वो अचानक उठे और दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। बाई यानी उनकी मां ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। काई गजब करे है पेंटरिया, गणेश जी ने नोत दियो, घर में थाम रोप दियो, अब न जा सके है तू, बैठ अठे। पेंटर चचा बिफर पड़े। किया कौन जा सकू हूं, मारा बड़ा भाई साहब चालता रिया और मैं अठे बैठ शादी मांडू, ओ नहीं हो सके। तू काई समझे है, आ सुन मारो काल जो ठंडो पड़ियो है। पर काई करा, छोरा आपा तो कौन जा सका, समझ ले अब सगुन कौन कर लो। चाची भी पेंटर चचा को हाथ जोड़ समझाने लगी। भाइयों ने पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा कि वो बड़े भाई साहब को कंधा देने के लिए नहीं जा सकते। वो खामोश बैठे रहे, बिल्कुल नहीं लड़े। उनकी एक आंख रोए जा रही थी। घर में मेहंदी हल्दी की खुशबू और गीतों की आवाज के बीच मातमी धुनें पेंटर चचा को सुनाई दे रही थी। याद आया आज ही मुहर्रम है, आज तो ताजिए दफनाए जाएंगे और बड़े भाई साहब भी, और दोनों को कांधा न देने का मलाल भी पेंटर चचा को उद्वेलित करता तो उनकी एक आंख से आंसू बह निकलते। इस गुस्से को ठंडा आंसू बह निकलते जो इस गुस्से को ठंडा करते जाते।
वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले और मुहर्रम की इस 10 तारीख को बड़े भाई साहब ताजियों की मातमी धुन में दफनाए गए। राती जगह की रात इस घर के कच्चे आंगन में डीजे लग गया। परिवार के जवान लड़का लड़की अपने मारवाड़ी गीत तय कर रहे थे कि किस किस पर डांस करना है। डीजे जैसे ही शुरू हुआ और पहले गीत की तेज आवाज के साथ ही पेंटर चचा अपने कमरे से बाहर निकले और कच्चे आंगन में आकर बड़ा स्पीकर उठाया और फेंक दिया। अचानक कच्चे चौक में बैठी औरतें और जवानों में सन्नाटा पसर गया। पेंटर चचा चिल्ला रहे थे, बेशर्मो, मारो भाई मर गयो और थाने नाचबा की पड़ी है। भागो भागो अठेसु, कोई नहीं नाच सी, कोई शादी कोने हो सी इस घर में। पेंटर चचा के भाइयों और चाची समेत रिश्तेदारों ने गुस्से में कांप रहे पेंटर चचा को पकड़ा, किसी तरह कमरे में ले जाकर समझाया और इस बात पर राजी हुए कि यहाँ पर डीजे नहीं बजेगा, पर सगड़ा के गीत औरतें गा लेंगी। दूसरे दिन सुबह फेरे होते ही पेंटर चचा चुपचाप वहां से निकल गए। आशीर्वाद समारोह में सब उन्हें ढूंढते रहे, पर वो तो अपने बड़े भाई साहब के चौक में बैठे थे। बंट्या, कट्ठे छोड़ आयो रे मारा भाई ने, ले चल मन भी, माफी मांग लूं, सारी उम्र में परेशान करता रहा और आखिरी टाइम पर कांधो भी न दे सक्यो। वो बंट्या के साथ इस कब्रिस्तान में थे और बड़े भाई साहब की कब्र से लिपट कर रो रहे थे। रोकर जैसे ही दिल हल्का हुआ, कुछ याद आया उन्हें। कब्र के सिरहाने की मिट्टी को अपने हाथ से हटाकर छोटा सा गड्ढा किया, साथ लाए थैले से छोटा सा पौधा निकाला और वहां मिट्टी से ढक दिया। थैले में पड़ी प्लास्टिक की बोतल निकाली और पौधे को सींच दिया। ओ रात रानी है भाई साहब, नई वाली, ई की खुशबू तेज आसी, ये कहते हुए वे कब्रिस्तान से निकल गए।